मसूरी में पुलिस की छापेमारी की सूचना मिल रही है। भट्टा फॉल क्षेत्र में एक होटल में सेक्स रैकेट चल रहा था, जहां पुलिस ने छापेमारी की है। 3 युवक और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। होटल संचालक मौके से फरार हो चुका है। स्पा सेंटर पर भी कार्रवाई हो सकती है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जहां भट्टा फॉल क्षेत्र में एक होटल में सेक्स रैकेट चल रहा था। मसूरी से खबर है, जहां पुलिस ने छापेमारी की है। 3 युवक और 2 महिलाओं को यहां से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी है कि होटल का संचालक पुलिस के पहुंचने पर वहां से फरार हो गया। स्पा सेंटर पर भी अब कार्रवाई हो सकती है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। मसूरी से खबर है, जहां पुलिस की छापेमारी हुई है। जानकारी मिली पुलिस को कि एक होटल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, जिसके तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची। भट्टा फॉल क्षेत्र में एक होटल में छापेमारी की गई। 3 युवक और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। मसूरी में देह व्यापार के कारोबार पर कहीं ना कहीं पुलिस ने भांडाफोड़ किया है और इसी को लेकर मसूरी पुलिस और संयुक्त टीम द्वारा यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस की पूरी इंफॉर्मेशन थी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर की है। हमारे साथ कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा है, उनसे एक खास बात कर लेंगे। सर, अगर बात करी जाए तो काफ़ी बड़ी कामयाबी ये मानी जा रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं और पूरी कार्रवाई को किस तरीके से अंजाम दिया गया? हाँ, ये हमारे मसूरी क्षेत्र में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल जो देहरादून का है, उनके द्वारा और मसूरी पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्रवाई देह व्यापार के संबंध में की गई है। और इससे जो मसूरी में आने वाले पर्यटक हैं या यहाँ का जो माहौल है, उसमें बहुत ज़्यादा उसको नुकसान ना हो, उसमें गड़बड़ी ना हो, इस परिप्रेक्ष्य में ये कार्रवाई की गई। पर कई जगह सर शिकायतें मिल रही हैं कि कई जगह बड़े पैमाने पर चल रहा है, क्योंकि मसूरी में काफ़ी समय से चल रहा था। आखिर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हुई सर? हमारे द्वारा नियमित तौर पर होटलों की चेकिंग और इस तरह के जहाँ संदिग्ध लोगों के होने की संभावना रहती है, उसकी चेकिंग बराबर की जाती रही है। हमारे द्वारा रोड पर भी अलग अलग चेक पोस्टों पर इस तरह की गतिविधियों की चेकिंग होती है, और जहाँ पुख्ता सूचना मिलती है या पुख्ता हमें प्रमाण मिलते हैं या पुख्ता हमें सबूत मिलते हैं, तो वहाँ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाती है। और सर, स्पा भी मसूरी में बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, कोई पॉलिसी ना होने की वजह से इसमें कई तरीके से अवैध काम किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरीके की रणनीति है और आगे किस तरीके से और कार्रवाई की जानी है? यहाँ पर जितने भी स्पा सेंटर इत्यादि चल रहे हैं, कहीं न कहीं ये अलग अलग जगहों से मान्यता प्राप्त हैं। इनको भी समय समय पर थाने पर बुला करके या इनके स्पा सेंटर में जाकर के चेकिंग की जाती है, और जो स्पा सेंटर संचालक हैं उनकी भी समय समय पर मीटिंग ली जाती है, और उनको ये हिदायत दी जाती है कि अपने नियमों के अतिरिक्त या इस तरह के अनैतिक व्यापार में वो सम्मिलित ना हो। लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये पूरी जो देह व्यापार का खुलासा हुआ है, उसको लेकर अब जल्द बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल आज 5 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 युवक हैं और 2 महिलाएं हैं और एक व्यक्ति फरार है। ये देखना होगा कि आने वाले समय पर पुलिस किस तरीके से काम करती है और मसूरी में पनप रहे देह व्यापार को समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभा पाएगी या नहीं, ये समय आने पर पता लगेगा। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, एबीपी गंगा, मसूरी। तो सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है और आगे भी इस पर पुलिस नजर बनाए हुए है, जहां स्पा सेंटर्स पर आगे भी छापेमारी होती रहेगी। और सुनील हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। सुनील, क्या पता चला है पुलिस को? कितने ऐसे देह व्यापार के धंधे चल रहे हैं? कितने स्पा सेंटर हैं जहां पर सेक्स रैकेट संचालित है अभी भी? जी देखिए, अगर मसूरी की बात करी जाए तो यहाँ पर स्पा सेंटरों के नाम पर देह व्यापार बहुत तेज गति से चल रहा है, और इसी को लेकर एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग जो सेल है उनके द्वारा मसूरी पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की गई है और सफलता भी उन्हें कहीं न कहीं मिली है। कल भट्टा फॉल के पास एक गेस्ट हाउस में ये पूरा देह व्यापार का धंधा चल रहा था, और ये पूरा जो रैकेट है ये हरियाणा से यहाँ पूरा ऑपरेट किया जा रहा था। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई लोग शामिल है, बिहार की एक महिला शामिल है, और पुलिस का ये कहना है कि अब इस पूरे रैकेट का बांडा फोड़ दिया गया है, और कई ऐसे और रैकेट है जिसपे पुलिस की नजर है। जल्द और जो ऐसे रैकेट है उसका खुलासा पुलिस करने जा रही है। जी बिल्कुल, और ये भी जानकारी है कि कुछ स्पा सेंटर है जिन पर संभावित है छापेमारी, इसके बारे में क्या सूचना है? क्या बताया गया कि कोई ये नेक्सस है जो काम कर रहा है इस वक्त? जी देखिए, अगर स्पा सेंटरों की बात करी जाए तो स्पा को लेकर कोई ठोस पॉलिसी यहाँ पर सरकार की नहीं है, और उसी को लेकर यहाँ पर लगातार जो शिकायतें देह व्यापार की मिलती है, परंतु उस पर नकेल कसने के लिए पुलिस को कहीं ना कहीं काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और इसको लेकर पुलिस का कहना है कि जल्द कुछ जो स्पा सेंटर है उसमें भी पुलिस ने नजरें बनाई भी है, और अगर इस तरीके से देह व्यापार यहाँ पर करते हुए पाए गए तो उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ठीक।
शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो स्पा सेंटर पर भी अब कार्रवाई हो सकती है। एक होटल पर छापेमारी की, जहां से महिला और पुरुष दोनों बरामद किए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। और अब खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने स्पा सेंटर पर छापेमारी की। यहां मुखानी स्थित मूनलाइट स्पा सेंटर से आपत्तिजनक हालत में 3 युवतियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के खिलाफ देह व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पकड़ी गई युवतियां दिल्ली, गुरुग्राम और पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। अरे मैडम, लंबी सी होती है ना पूरी चलने के लिए। ये बेसिकली हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसके द्वारा ये कार्रवाई करी गई है। हमें सूचना मिली थी जिसपे कार्रवाई हुई मूनलाइट स्पा सेंटर में, जो मुखानी क्षेत्र में है। इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को पकड़ा है, जिनमें 3 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। और ये जो युवतियां हैं ये दिल्ली से हैं, गुरुग्राम से हैं और बंगाल से हैं। हरिद्वार में सिडकुल इलाके में स्थित एक मॉल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। बताया जा रहा है कि आग मॉल के ऊपरी हिस्से में स्थित बार और रेस्टोरेंट में लगी थी, जिससे बार और रेस्टोरेंट जलकर खाक हो गए। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू हुआ। आग की वजह से काफी नुकसान हुआ है। और अब खबर जोशीमठ से। हेमकुंड साहिब के कपाट खुल गए हैं। सुबह 10:30 बजे आज ये कपाट खुले हैं। लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के भी कपाट खुल चुके हैं। तो श्रद्धालुओं के लिए अब हेमकुंड साहिब के कपाट खुल चुके हैं, जहां श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। 2 सालों के बाद ये यात्रा फिर से सुचारित हुई है और अब काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। तो आज हेमकुंड साहिब के कपाट खुल चुके हैं। जोशीमठ से खबर, जहां अब तीर्थ यात्री हेमकुंड के दर्शन कर सकेंगे। आज सुबह 10:30 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं और पहला जत्था जो रवाना हुआ था आज उसने शीश झुकाया है हेमकुंड साहिब के दरबार में। पूरे भक्ति भाव के साथ ये पहला जत्था आज पहुंचा। हालांकि हेमकुंड साहिब में भी रजिस्ट्रेशन के साथ ही यात्रा कर सकेंगे श्रद्धालु। ऐसे में काफी संख्या में श्रद्धालु जब पहुंचते हैं तो कुछ नियम कायदे प्रशासन की ओर से लागू किए गए हैं, ताकि व्यवस्था सुचारित रूप से चलती रहे और श्रद्धालुओं को भी जो यहां पहुंच रहे हैं उन्हें किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप देख सकते हैं काफी संख्या में उत्साह के साथ श्रद्धालु आज पहुंचे हैं हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए। चारधाम की बात कर लेते हैं। चारधाम में भी तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ के बाद अब यात्रा की व्यवस्थाएं चरमराई हुई दिखती हैं, जिसके बाद सरकार ने पंजीकरण व्यवस्था को कड़ाई से लागू कर दिया है। पंजीकरण व्यवस्था लागू होने के बाद गंगोत्री धाम में अब तीर्थ यात्रियों की भीड़ कम होने लगी है। मगर तीर्थ पुरोहित मांग कर रहे हैं कि जब कोरोना महामारी का खौफ नहीं है तो फिर सरकार को पंजीकरण की बंदिशें लगाने की जरूरत क्या है। जिस प्रकार से अक्षय तृतीया से लेकर आपके 15-16 तारीख तक जिस प्रकार से भीड़ थी, आज 2-3 दिनों से यात्रा में इतनी गिरावट आ गई है, जिससे कि काफ़ी संख्या में यात्री गंगोत्री नहीं आ पा रहा है। क्योंकि इसलिए नहीं आ पा रहा है कि सरकार की तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई है, रजिस्ट्रेशन लिया जा रहा है, इतनी आवश्यकता रजिस्ट्रेशन की नहीं है, क्योंकि इस बार सभी प्रकार की जो कोविड था वो नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं कि जब कोरोना महामारी नहीं है तो फिर पंजीकरण की क्या जरूरत है। मगर डीजीपी अशोक कुमार की तरफ से यात्रियों से अपील की गई है कि पंजीकरण कराने के बाद ही यात्रा पर आए। देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, जो बसों वगैरह से आते हैं। तो उसके लिए उत्तराखंड टूरिज्म विभाग द्वारा ऋषिकेश का जो रोडवेज बस अड्डा है वहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। तो जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं वो कृपया करके वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे कि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। उत्तराखंड पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि जो लोग भी चारधाम की ओर आते हैं वो उनको किसी भी तरह की असुविधा न हो। हम आपकी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चारधाम यात्रा पर उमड़ रही भीड़ को लेकर फैसला लिया गया कि अब सभी धामों पर टोकन व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है। टोकन के हिसाब से ही दर्शन अब करेंगे तीर्थयात्री। तो चारधाम यात्रा पर जो
भीड़ दिखी श्रद्धालुओं की, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि टोकन व्यवस्था यहां शुरू की जाएगी। यात्रियों को अनावश्यक लंबी लंबी लाइनें में कतार में खड़ा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग टोकन व्यवस्था इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके चलते काफ़ी आसानी से वो उनको दर्शन मिल सकता है। बाकी समय जब उनको दर्शन में क्यू में लगना नहीं है, उस समय वो अगल बगल में अगर जाते हैं घूमते हैं तो स्थानीय भी व्यापार जो है उसको भी बढ़ावा मिलता है। वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग में भारी गंदगी भी फैली हुई है, जिस कारण तीर्थ यात्रियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। चारधाम यात्रा को लेकर आयोजित बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को केदारनाथ पैदल मार्ग में फैली अव्यवस्थाओं की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि पैदल मार्ग में चारों ओर गंदगी फैली होने से तीर्थयात्री खासे परेशान हैं। वहीं शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि सुलभ इंटरनेशनल को सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सुलभ इंटरनेशनल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी ने बात कही है और इसके साथ साथ सबसे बड़ी हिदायत मैंने ये दी है कि मोबाइल फ़ोन को उठाएं, क्योंकि बहुत से अधिकारी जो है मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर देते हैं। तो हमने हिदायत दी है कि लोगों की बात को सुने, समस्या को सुने, उसका निदान करें। और ये हिदायत दी है कि मोबाइल फ़ोन अगर आप उठा नहीं सकते हैं तो कॉल बैक करें। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं सभी अधिकारियों को दे दी। कोरोना महामारी के कारण 2 साल तक हरिद्वार में कांवड़ यात्रा पर रोक लगी रही थी, मगर इस बार कांवड़ यात्रा चारधाम की ही तरह चलने की उम्मीद है, जिसके संकेत खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए थे। उधर प्रशासन की तरफ से भी यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डीएम तमाम विभागों के अधिकारियों को कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस बार जो हम लोगों का अपना अनुमान है, जैसे पिछले दिनों अभी कुछ धार्मिक पर्वों पर जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, जिस तरह से लोगों का आगमन हुआ है या हम लोग चारधाम यात्रा में देख रहे हैं, उससे देख के लगता है कि इस बार होने वाली कांवड़ यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक होगी और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आएंगे। सभी हमने अपने लाइन डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए थे कि कांवड़ के जो भी संभावित हमारे रूट हैं या जो हमारे पहले से चले आ रहे रूट हैं, चाहे वो नहर की पटरी का रूट हो, और इस बार तो संभावना ये भी है कि हमारा ये 4 लेन बन गया है नारसन बॉर्डर से लेकर यहाँ तक का हरिद्वार तक का, उस पर भी कांवड़ चलेगी। भगवानपुर से आने वाला रास्ता, देहरादून से, तो इन सभी रास्तों का हमने इनको निर्देश दिया था कि आप लोग भौतिक रूप से सत्यापन कर लें। और अब बात करते हैं चंपावत विधानसभा उपचुनाव की, जिसमें कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर नाराजगी जताई है। निर्मला गहतोड़ी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर उन्हें बलि का बकरा कहने, उनके बैनर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया है। जो अभी मैंने बनबसा में एक ऑफिस खोला, उसको इन्होंने उस मालिक को धमका करके उसका ऑफिस बंद करवा दिया, और मैंने फिर दोबारा ऑफिस खोला, उसको भी उसके मालिक को मैंने उद्घाटन कराया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको बंद कर दिया गया। महिलाओं मेरे खिलाफ कई अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जो इस लोकतंत्र का इतना गंदा नाच हो रहा है मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारे इस क्षेत्र की भाजपा के लोगों द्वारा हमारी जनता को डराया धमकाया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को बाहर नहीं निकालने दिया जा रहा है। मैं आपसे न्याय चाहती हूँ। उधर मंत्री धन सिंह रावत चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री के प्रचार में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा की ही जीत होगी और कांग्रेस कहीं भी नहीं टिकेगी। कांग्रेस पूरे देश में साफ हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब इसके आरोप के अलावा उनके पास रह भी क्या गया। हम लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं। कांग्रेस जो है अपनी मीटिंग तक नहीं कर पा रही है पार्टी, तो इसलिए उनके पास आरोप के अलावा कोई भी जो है काम नहीं रह गया है। उधर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक में सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर बातचीत हुई। बैठक में अल्पसंख्यक विकास निधि, मदरसा विकास योजना, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई। हम ये चाहते हैं कि वहाँ के मानक पूरे होने चाहिए और वहाँ की संख्या भी पूरी होनी चाहिए। अगर जो 1 वर्ष का उन्हें समय देंगे हम, अगर वो अपनी संख्या को ठीक करेंगे, वहाँ की गुणवत्ता ठीक करेंगे पढ़ाई की, और वहाँ का अच्छा अपना माहौल बनाएंगे, तो उनको आगे मदद मिलेगी, नहीं तो उनकी मदद बंद कर दी जाएगी।
हमने कक्षा 1 से 5 तक उन मदरसों को हम मिड डे मील बाकायदा भारत सरकार की हर योजना का फ़ायदा दे रहे हैं और उनको हम वजीफ़ा भी देते हैं। उनको हम पढ़ाई के लिए जो अभी हमारे मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक मेधावी छात्र योजना दी है, जो बच्चे 60% और 80% नंबर लाने वाले हैं, उनको 20,000 से 25,000 रुपया हम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर से खबर। रुद्रपुर में नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। किच्छा रोड स्थित पर ट्रेंचिंग ग्राउंड में कूड़े के ढेर में आग लग रही है, जिससे निकलने वाले धुएं की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। ये जहरीला धुआं आसपास की कॉलोनियों में पहुंच रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोगों को इंफेक्शन बहुत सारा होता है, आगे देखा है आप फिलहाल इंफेक्शन इतना हो रहा है। तो आप सवारी लेके भी जाते होंगे, सवारी को भी दिक्कत होगी? सवारी को। चारधाम यात्रा में साइबर ठग नजरें गड़ाए बैठे हैं। हेली सेवाओं में हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने बिहार के नवादा से 2 साइबर ठगों को अरेस्ट किया है। किया मुझे फ़ोन पर, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करके उसको एफआईआर में दर्ज करवाया। उनसे कहा कि पहले एफआईआर के रूप में दो। हमने एफआईआर दर्ज कराई और गैंग को आइडेंटिफाई किया। गैंग बिहार और नालंदा का था। मैंने अपनी टीमें एसटीएफ की वहीं पे फिक्स करा दी और फाइनली उनको सफलता मिली। एक बड़ी सफलता है एसटीएफ के लिए। उधर रुद्रप्रयाग में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि केदारनाथ धाम में यात्रियों की सुविधा के लिए रोपवे के निर्माण का काम कराया जाएगा, जिसके लिए टेंडर की कार्रवाई की जाएगी और पुराने पैदल मार्ग को भी बनाने की कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूँ टेंडर होंगे और उसके बाद इसका काम शुरू हो जाएगा और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे यात्री होते हैं जो बीमार होते हैं या डायबिटिक होते हैं या हाइपरटेंशन होता है, तो वो लोग नहीं जा सकते, तो रोपवे का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिए जो भी त्रासदी होती है उससे निकलने का, इवैक्यूएशन का भी एक साधन है रोपवे, तो हम चाहते हैं कि रोपवे का निर्माण हो, उसकी पूरी तरीके से हम लोग उसमें कार्यरत हैं। चारधाम यात्रा और गर्मियों के सीजन को देखते हुए टिहरी जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें बनाकर चारधाम यात्रा रूटों पर होटल, रेस्टोरेंट और जूस की दुकानों पर चेकिंग की जा रही है। दुकानदारों को भी ये हिदायत दी गई है कि सैलानियों से ओवर रेटिंग ना हो। बागेश्वर को जिला बने हुए अब 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बागेश्वर जिला अस्पताल को अपना भवन तक नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला अस्पताल का भवन बनाने की घोषणा की थी, पर उसके बावजूद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे जिला अस्पताल परिसर का ही विस्तार किया जा रहा है। जिला अस्पताल का अपना भवन अब कब बनेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब कहीं नहीं बनेगा ये अपना भवन। हालांकि उम्मीद लोगों को रही है, लेकिन जिला अस्पताल का नया भवन अब नहीं बनेगा। यहाँ पर जो हम लोग की हमको जमीन हमको मिलने वाली थी, और फिर ये हुआ कि मानक के अनुसार जो है ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो पॉपुलेशन है उतने नहीं है, तो इसलिए जो है होम बेस हॉस्पिटल नहीं बन सकता। हमने और डीएम साहब हैं, हमारे मंत्री जी हुए, तो सब लोगों ने विचार करा कि क्यों ना हम यहीं पर ही इसका विस्तारीकरण करा जाए। तो इसमें ये है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का विस्तारीकरण होना है, तो इसमें हमने एक ज़मीन चिन्हित करी है दोनों साइड हॉस्पिटल के। एक ये मंदिर वाली जो मंदिर स्क्वायर की ये ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित करी है। विकासनगर लोगों को महालक्ष्मी किट बांटी गई है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत जरूरतमंद और पात्र लोगों को ये किट दी गई है। बाल विकास विभाग की तरफ से विकासनगर ब्लॉक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद तबाही का मंजर पूरी दुनिया देख रही है। कितने ही लोग यूक्रेन को छोड़कर अपने पड़ोसी मुल्कों में शरण लिए हुए हैं। ऐसी ही एक महिला की मदद के लिए उत्तरकाशी में सामाजिक संस्था रेड क्रॉस आगे आई है। यूक्रेन की ये महिला इन दिनों उत्तरकाशी में है। महिला के साथ उसके 4 बच्चे भी हैं। ये सभी एक आश्रम में शरण लिए हुए हैं। पौड़ी के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र एकेश्वर में कोरोना महामारी के 2 साल बाद बीडीसी की बैठक हुई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने गांव की समस्याएं रखी।
मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्रों में घटिया गुणवत्ता से बनी सड़कों का मुद्दा उठा, जिसकी जांच की मांग की गई। वहीं ग्रामीणों ने ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल संकट के मामले को लेकर भी अधिकारियों को अवगत कराया। और अब बात करते हैं रामनगर की। रामनगर में आंधी तूफान की वजह से यहां लीची और आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। नुकसान का जायजा लेने के लिए नैनीताल जिले के डीएम निरीक्षण करने पहुंचे। डीएम का कहना है कि आंधी तूफान की वजह से किसानों की करीब 40% फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसकी भरपाई करने के लिए टीम बनाई गई है जो नुकसान का आंकलन करेगी। कम ज्यादा हो जाता, प्रोडक्शन कम ज्यादा हो जाता, माल तो जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, रख लेंगे। आप यहाँ से पकड़ो।